स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे आप सभी। आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल बायोफ्यूजन एकेडमी में। ठीक है, आज तक हमने कवर किए हैं 7 लेक्चर जो प्रक्रम के यानी कि लाइव प्रोसेस के। आज जो हमारा 8वां लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे मनुष्य में परिवहन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। इसमें बात की जाए तो इसमें बात की जाए हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से माध्यम हैं। ठीक है, मनुष्य में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जीवों में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पौधों में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये सब ट्रांसपोर्ट के स्टेप्स हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि मनुष्य में परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें बात की जाएगी आज ब्लड की, ब्लड में सारे कंपोनेंट की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, बात की जाएगी उसकी, प्लाज्मा की बात की जाएगी, सीरम की बात की जाएगी, सारी चीज़ें आज कवर की जाएंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये लेक्चर आपने कर लिया तो समझो ब्लड का जो पूरा सिस्टम है ना, आपने उसमें महारत हासिल कर ली है। जो भी पेपर में आएगा बोर्ड में आप उसको लिख सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो छूट जाएगा इस लेक्चर से। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मेहनत से ये लेक्चर डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए। बहुत सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि परिवहन क्या होता है। किसकी बात करेंगे? परिवहन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये हमें जानना जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। समझ में आ गया? तो परिवहन शरीर के एक भाग द्वारा कई पदार्थ अवशोषित करके, मतलब विटामिन हो गए, मल्टीविटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अवशोषित करके या संश्लेषित करके शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर के एक भाग द्वारा कोई पदार्थ अवशोषित किया गया, लाइक जैसे विटामिन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, खनिज पदार्थ, सारी चीजें अवशोषित की गई। अब एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने की क्रिया को या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। सिंपल से शब्दों में परिवहन का मतलब यही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो परिवहन, मनुष्य के परिवहन तंत्र में कितने प्रकार होते हैं। केवल परिवहन की बात करें, मनुष्य आगे आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो परिवहन तंत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए, इसकी बात की जाए, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? देखो, जल परिवहन है, एक जल परिवहन हो गया अपना। दूसरा क्या है? रुधिर परिवहन तंत्र हो गया। ठीक है, एक हो गया लसिका परिवहन तंत्र, और एक क्या? खुला या बंद परिवहन तंत्र, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे हम बच्चों? ओपन, क्या बोलेंगे? ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कौन सा परिवहन है? ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब बात करेंगे कि जल परिवहन किसमें होता है। तो जल परिवहन की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? स्पंज हो गए, सीलेंट्रेट्स यानी कि हाइड्रा हो गए, सितारा मछली हो गई। ठीक है, इन सब में क्या होगा? जल परिवहन होगा। समझ में आ गया? अब बात करेंगे रुधिर तंत्र किसमें होता है। सभी कशेरुकी जंतुओं में, ठीक है, सभी कशेरुकी जंतुओं में रुधिर परिवहन होता है। एग्जाम्पल केचुओं में, कीटों में, सब में क्या होता है? रुधिर परिवहन तंत्र होता है हमारे पास। बात करेंगे लसिका परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है। लसिका परिवहन तंत्र जो हमारा है वो पाया जाता है संघ कार्डेट। किसमें पाया जाता है? संघ कार्डेटा में के जंतुओं में रुधिर परिवहन तंत्र, लसिका परिवहन तंत्र दोनों पाए जाते हैं। किसमें? संघ कार्डेटा वाले जो जीव हैं उनमें क्या पाया, जीव जंतु हैं उनमें क्या पाया जाता है? संघ कार्डेटा वाले में रुधिर परिवहन तंत्र और लसिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक होता है। इसकी यहाँ हमारे बोर्ड में आवश्यकता नहीं है, बस जस्ट 2-4 लाइनें होंगी तो हम उसको आगे समझा देंगे। ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर में ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी बता दिया जाएगा जब ह्यूमन हार्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, डोंट वरी।
तो अब बात करेंगे कि मनुष्य में परिवहन, किसकी बात करेंगे, मनुष्य में परिवहन। जो ये हमारे पीछे क्या लगा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये क्या शो कर रहा है, मनुष्य में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ये क्या शो कर रहा है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ये जो सब है, ये सब जो जाल बना हुआ है ब्लड कैपिलरी का, ठीक है, वेन्स, कैपिलरी, आर्टरी का सब जो जाल बना हुआ है, इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, विटामिन हो गए, मल्टीविटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ब्लड के ही द्वारा ऑक्सीजन हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। क्या, ब्लड के ही द्वारा हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा तंत्र है, इससे क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, परिवहन होगा। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि परिवहन क्या है मनुष्य में। तो मनुष्य में परिवहन दो तरीके से होता है, एक रुधिर से होता है और एक लसिका यानी लिम्फ। दो वाहक होते हैं मनुष्यों में, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करेंगे मनुष्य में परिवहन। जीवधारी द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा वहां अवशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ CO2, अमोनिया को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को संवहन या परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं कि मतलब जीवधारी द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, मतलब सारी चीजें जो आवश्यकता वाली हैं उस सारी कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को, तथा आप मान लीजिए वहां कोई वेस्ट मटेरियल बना, नुकसानदायक पदार्थ बना, तो उसको क्या करना है, वापस लाना है। वापस ला करके एक निश्चित स्थान को डिलीवरी करना है कि वो शरीर से बाहर निकाल सके, ठीक है। जो हम उत्सर्जन में पढ़ेंगे यानी एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे उस चीज़ों को, कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके कैसे यूरिन के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। CO2 को कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से निकाला जाता है। फिर ये सारी चीज़ें, लंग्स वाला तो हो गया है, श्वसन में हमने बता दिया CO2 कैसे उत्सर्जित होती है टिश्यू से, फिर ब्लड में मिल करके, फिर एक्सचेंज गैसेज का हो करके कैपिलरी वहाँ पे एल्वियोलाई में, ठीक है, फिर हम लंग्स से बाहर निकाल देते हैं CO2 को। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने बता दिया है, ठीक। अब बात हुई अमोनिया की। तो अमोनिया हम जब पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन, क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अमोनिया का डिस्कशन किया जाएगा कि अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है लीवर में, और फिर किडनी के पास भेज दिया जाता है। किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है, फिल्ट्रेशन करती है, छानती है, और फिर शरीर से बाहर यूरिन के रूप में निकाल देती है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हुआ कि ये निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे। अब यूरिया बनी, अब यूरिया को एक निश्चित स्थान यानी कि किडनी तक पहुंचाया गया, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे या परिवहन कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया। ये कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है, यह कार्य अगर बात किया जाए तो परिवहन तंत्र द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है, परिवहन तंत्र के द्वारा संपन्न होता है। मनुष्य तथा अंत जंतुओं के शरीर में दो महत्वपूर्ण वाहक हैं। कौन कौन से, रुधिर हो गया हमारा, लसिका हो गया। क्या हो गया, रुधिर और लसिका। रुधिर को ब्लड कहते हैं, लसिका को हम लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, ठीक है। ये दो वाहक होते हैं। मनुष्य और जीव अन्य जंतुओं के शरीर में कितने वाहक होते हैं, तो कौन कौन से, ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। परिवहन क्लियर है, मनुष्य में परिवहन क्लियर है, एकदम पॉइंट। अब बात करेंगे रुधिर परिवहन, ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो ब्लड की खोज सबसे पहले किसने की थी, जो रुधिर एक तरल यौगिक है, मतलब तरल स्थिर नहीं है, किसने बताया था, सिद्ध किया था विलियम हार्वे ने। किसने बताया था, विलियम हार्वे ने, ठीक है। किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। क्या बताया था कि रुधिर एक स्थिर तरल नहीं है। रुधिर क्या है, एक स्थिर तरल नहीं, ये बहने वाली चीजें हैं, ये हमारे शरीर में बहती रहती है, फ्लो करती रहती हैं, ठीक है। यह रुधिर वाहिनियों के द्वारा जीवन भर जीव के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचित होने वाला तरल है। क्या है, मतलब ये जीवधारियों के रुधिर वाहिनियों में बहने वाला एक तरल पदार्थ है जो हमेशा पूरे जीवन काल में परिसंचरित होता रहता है, यानी बहता रहता है, ठीक है। कहाँ से आता है, हृदय से लेकर के पूरे शरीर में, शरीर से लेकर के फिर वहाँ ऑक्सीजन
का एक्सचेंज कैसे हुआ, वहां से फिर आया हमारे हृदय में, हृदय से फिर शरीर में। तो ये हमारी पूरी जिंदगी परिसंचरित होता रहता है हमारी रुधिर वाहिनियों में, ठीक है। और ये देखो कभी बता ना, ये हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है तथा अंगों से वापस हृदय में आता है। यह क्रिया रुधिर परिसंचरण कहलाती है। क्या कहलाती है? यही क्रिया को हम क्या कहेंगे? रुधिर परिसंचरण कहते हैं। किस क्रिया को हम रुधिर परिसंचरण कहते हैं? जिस क्रिया में क्या होता है कि मतलब हृदय से रक्त यानी कि खून हमारे पूरे शरीर को सप्लाई किया गया, अब फिर बॉडी से हमारे शरीर हृदय में आया। इस क्रिया को, ठीक है, क्या कहेंगे? रुधिर परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। रुधिर परिसंचरण एकदम क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखो ये क्या है? हमारी रुधिर वाहिनियां। ये क्या है? रुधिर वाहिनी। और ये जो पैकेट छोटे 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 ये बह रहे हैं, क्या है? ब्लड है। क्या है ये? ब्लड है। क्या है? ब्लड है। क्या है ये? ब्लड है, ठीक है। ये जो है ये वाली बाइकॉन्केव शेप वाली ये कौन सी है? ये हमारी आरबीसी है। क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। इसको क्या बोलेंगे? आरबीसी। हिंदी में क्या आरबीसी का एक और नाम होता है? क्या नाम होता है? इरिथ्रोसाइट। और एक और नाम होता है लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर सेल या लाल रुधिर कोशिका, ठीक है। अब हम बात करेंगे रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रुधिर वाहिनियां समझो, तब ये जो लिखा हुआ उसको समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। रुधिर वाहिनियां जो होती हैं जिसमें हमारा खून परिसंचरित होता रहता है यानी बहता रहता है, उनको हम क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां हमारे पास 3 प्रकार की होती। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती। कौन सी होती है? आर्टरी होती है। आर्टरी कहाँ से निकलती है? हृदय से निकलती है। ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट टू, मतलब और कहाँ ब्लड लेके जाएगी? बॉडी आर्गन तक। और जो वेन होती है वो क्या करती है? वेन बॉडी आर्गन से ओरिजिनेट होती है, कहाँ के पहुंचती है? हार्ट तक, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ब्लड का परिसंचरण कराना यानी खून या रक्त का परिसंचरण कराना हमारे पूरे शरीर में, इनका ये काम होता है, ठीक है। तो एक आर्टरी हो गई हमारे पास। आर्टरी ये रेड वाली है। क्या है? रेड वाली है, देख रहे हो? ये आर्टरी है हमारी। और बात करें तो ये जो वेन है ना, आर्टरी को हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। आर्टरी को क्या कहेंगे? धमनी कहते हैं। वेन्स को सिरा कहते हैं। वेन्स को सिरा कहते हैं। ब्लड टू द हार्ट, ये क्या करती है? ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये क्या करती है? यहाँ पे अब बना लेते हैं हम, चलो हार्ट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? यहाँ पे 4 डब्बों वाला हार्ट, ठीक है। 4 डब्बों वाला हार्ट हो गया हमारा। ये क्या है? 4 डब्बों वाला हार्ट है, ठीक है, यानी कि हृदय है। इसमें चार कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। क्या होते हैं? 2 आलिंद 2 निलय, ठीक है। क्या होते हैं? 2 आलिंद 2 निलय। तो इधर क्या होता है? इधर हमारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, यानी कि इधर जो होगा HbO2 होगा, ऑक्सीजन युक्त होगा। और इधर जो ब्लड होगा ऑक्सीजन रहित होता है, यानी कि कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है। इसमें क्या ज़्यादा होता है? CO2 ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? CO2 ज़्यादा होता है। ये मतलब आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, उसके साथ कौन आ रहा है बाइंड होकर के, हमने ये बताया है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये क्या करती है? जो आर्टरी है हमारी, क्या आर्टरी जो हमारी है आर्टरी क्या करती है? ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये जो ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, ये क्या करेगी? बॉडी आर्गन तक लेके जाएगी। ये क्या करेगी? बॉडी आर्गन तक लेके जाएगी। ये क्या है? आर्टरी है हमारी। ये क्या है? आर्टरी है हमारी, ठीक है। और बात करें किसकी बात करें? हम बात करें कि वेन की क्या काम है। तो वेन का भैया ये जो बॉडी है, मान लो बॉडी कहाँ बना दें, चलो बॉडी यहीं लिख देते हैं। ये क्या है? बॉडी। और ये क्या है? वेन। तो वेन क्या कर रही है? बॉडी ब्लू नहीं दिखाई देगा, ब्लू दिखाई नहीं देगा। ऐसा करते हैं हम, डार्क पिंक, डार्क येलो कर लेते हैं।
गिटार के लो। ये क्या है? ऑक्सीजन रहित ब्लड है। क्या है? ये ऑक्सीजन रहित ब्लड है। कहाँ से है? शरीर से, हमारी बॉडी ऑर्गन से, बॉडी से क्या आया है? हमारा ऑक्सीजन रहित ब्लड। ये क्या होता है? हमारे हार्ट में आता है। हार्ट से क्या होता है? सप्लाई हो जाता है कहाँ? लंग्स को। कहाँ सप्लाई हो जाता है? लंग्स को। किस लिए सप्लाई हो जाता है? सप्लाई इसलिए होता है क्योंकि हम लंग्स में ले जा करके एल्वियोलाई से क्या करा सके? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करा सके। ऑक्सीजन लानी है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमको बाहर भेजनी है, तो कहाँ भेज दिया जाता है? हृदय से हमारा लंग्स में ब्लड चला जाता है, लंग्स के पास चला जाता है। वहाँ पे एल्वियोलाई के पास क्या होती है? एक ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क, जाल होता है, गुच्छा होता है ब्लड कैपिलरी का, ठीक है। तो वहाँ पे जब गुच्छा होता है तो वो क्या करता है? वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ही परमेबल होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है। किसका आदान प्रदान हो रहा है वहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ठीक है। और जो ये कैपिलरी होती है, क्या होती है? केशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? केशिकाएं होती हैं। यहीं पे क्या होता है? हमारे टिश्यू से ब्लड पहुंचाया गया, कहाँ पहुंचाया गया? ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाएगा टिश्यू, टिश्यू से क्या निकलेगी? कैपिलरी यानी कि केशिकाएं। केशिकाएं क्या निकलेंगी? केशिकाएं हमारी कहाँ डिलीवरी करेंगी? वेन में डिलीवरी करती हैं। वेन हमारी कहाँ डिलीवरी करती है? यानी कि जो सिराएं हैं वो कहाँ डिलीवरी करती हैं? सिराएं हमारी आलिंद में, एक आलिंद में डिलीवरी होगी, फिर आलिंद से धमनी में आएगी, धमनी से फिर कहाँ भेज दी जाएगी? लंग्स में, ठीक है। यानी लंग्स के पास भेज दी जाती है कि इसका भैया आप क्या करना है? गैसों का आदान प्रदान करना है। हमारे पास भैया कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, हम अब लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड का बोझा नहीं चल सकते हैं। आप ऐसा करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए हल्के। हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो बोझा हमको बहुत भारी लग रहा है, हमको ऑक्सीजन से प्यार मोहब्बत है, हमको ऑक्सीजन चाहिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं झेल सकते हैं, ठीक है, हमारे बस की बात नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आर्टरी क्या है, कैपिलरी क्या है, वेन्स क्या है, इनका कार्य फंक्शन समझ में आ गया। बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ पे हमने, ठीक है। तो अब बात करें कि रुधिर वाहिनियाँ क्या हैं, ठीक है। रुधिर वाहिनियाँ की बात कर लें तो रुधिर वाहिनियाँ क्या हैं? तो रुधिर वाहिनियाँ हमने बताया ना कि मनुष्यों के, जंतुओं, मनुष्य रहित में रुधिर वाहिनियों द्वारा परिसंचरित होता रहता है। क्या होता है? परिसंचरित होता रहता है, ठीक है। और इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण को बंद रुधिर यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। इस प्रकार के परिसंचरण को क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मनुष्यों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद डब्बा पाया जाता है। क्या बोलेंगे? बंद चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्या बोला गया? 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे परिसंचरण में, तो क्या देखिए रुधिर वाहिनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। बंद रुधिर परिसंचरण में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास कितनी रुधिर वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं? कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं? धमनी होती है जिसको हम आर्टरी बोलते हैं, सिरा होती है जिसे हम वेन बोलते हैं, केशिकाएं होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। 3 हमारे पास होती हैं, याद कर लो, धमनी, सिरा, केशिकाएं। धमनी, सिरा, केशिका। धमनी को आर्टरी बोलते हैं, सिरा को वेन्स बोलते हैं और केशिकाओं को कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो याद कर लो अच्छे से, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। रुधिर वाहिनियों में ब्लड वेसल कितने प्रकार की होती है? कोई पूछ ले अचानक से, भैया ब्लड वेसल्स बताओ कितने प्रकार की होती है? तो ब्लड वेसल्स हमारी कौन सी है? धमनी हो गई, सिरा हो गई, केशिका हो गई। तो धमनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मान लो इंग्लिश में पूछता तो क्या बताओगे आप? आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई और कैपिलरी हो गई, ब्लड कैपिलरी हो गई, ठीक है। समझ में आ गया? ये भी बहुत अच्छे से हमने क्लियर कर दिया। अब बात करेंगे धमनी की, केवल एक अलग अलग बात कर लेते हैं कि धमनी, सिरा और केशिका की अलग अलग बातें करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जब हम बात कर रहे हैं धमनी, केशिका, सिरा की, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? धमनी को देखेंगे। कहते हैं ना गरम गरम धमनियों में लहू उबल आया। भैया गुस्सा लगी है, भैया हमारे धमनी में गरम गरम लहू उबल रहा है, हट जाओ हमारे सामने से। तो क्या होती है? वही आर्टरी होती है भाई। गरम लहू उबलने का मतलब क्या? ऑक्सीजन भर आया, जोश भरपूर है हमारे अंदर, हट जाओ सामने से, कहने का मतलब ये है। समझ में आ गया? तो धमनी है जो क्या होती है? आर्टरी होती है।
ठीक है, क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले जाती है, यानी ऑक्सीजनित ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, हमारे शरीर को आवश्यकता अनुसार हर अंग को पहुंचाती रहती है। ठीक है, सिंपल सी बात में बात करें तो ये है, ये क्या, देखो ये कहाँ से निकली है, ओरिजिनेट फ्रॉम दी हार्ट। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम दी हार्ट एंड कहाँ पे ख़त्म होती है, बॉडी ऑर्गन, बॉडी के पास, बॉडी टिश्यू के पास ये खत्म हो जाती है। वहाँ पे क्या होती है, हमारी केशिका होती है, कैपिलरीज होती है, कैपिलरी क्या बनाती है, वेन बनाती है। ठीक है, यह क्या ट्रांसफर हो रहा है आर्टरी में, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, क्या ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। समझ में आ गया। अब चलो जो लिखा हुआ वो देख लें। धमनियों के बारे में तो हमने बहुत कुछ आपको समझा दिया, आप इस पॉइंट को देखे भी ना तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे आर्टरी जो होती है किस में डिवाइड हो जाती है, आर्ट्रियोल, क्या बोलते हैं उसको, आर्ट्रियोल बोलते हैं, धमनिकाओं। ठीक है, समझ में आ गया भाई, पता सब है, ऐसा नहीं है आपकी आवश्यकता अनुसार ही बताना पड़ता है, ऐसा नहीं अभी हम आपको चले पूरा ह्यूमन हार्ट का एक 10 लेक्चर कवर करा दें, ऐसा नहीं है ना, आप लोगों को आपके आवश्यकता अनुसार ही पढ़ानी पड़ेगी चीज़ें ना। बेमतलब की चीज़ें पढ़ाने से क्या मतलब है, जो आना ही नहीं है। लगेगा सर आते हैं उठा के लाते हैं पुथन्ना छपा के चले जाते हैं, यही आप लोग सोचते रहोगे। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ें आपके लिए उपयोगी हैं वो चीज़ें हम चुन के लाएं और आपको अच्छे से लिखाएं समझाएं। ठीक है, और वो चीज़ें आपके काम में आ सकें बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, बेमतलब की चीज़ों में उधर उधर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आओ धमनियों के बारे में बात कर लें। तो धमनियों के बारे में जब बात करेंगे तो क्या होता है, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। हमने बताया ना अभी कि ये क्या करती हैं, रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाती है। कहाँ से, हृदय से टिश्यू ऑर्गन तक, क्या ले जाती है, हृदय से टिश्यू ऑर्गन तक। ठीक है, फिर बात करेंगे कि धमनी में रुधिर हृदय की पंपिंग क्रिया के कारण अत्यधिक दाब के साथ बहता है। भाई जब हार्ट मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं, क्या करती है, कंट्रैक्ट करती हैं, पुश करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पंप, हृदय पंप। हृदय जब पंप करता है खून को तो बहुत प्रेशर के साथ करता है, बहुत प्रेशर के साथ करता है, तो इससे क्या होता है, बहाव भी अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। ठीक है, और जो आर्टरी होती है उसकी जो इनर स्पेस यानी कि इनर स्पेस होती है वो बहुत नैरो होती है, मतलब कम होती है वेन्स के। ठीक है, तो ये क्या करती है, बहुत फ्लो में बहती है। ब्लड क्या होता है हमारा, बहुत फ्लो में बहता है। इसमें कोई वाल्व यानी कि कपाट नहीं होते, आर्टरी में कोई कपाट वाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि वेन में होता है। ठीक है, क्योंकि वेन में क्या होता है, कम फ्लो के साथ ब्लड बहता है। ठीक है, तो धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, हमने अभी बताया, शुद्ध रुधिर प्रवाहित यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर। कौन सा, ऑक्सीजनित रुधिर बहता है हमारी धमनियों में। तो धमनी शिरा में, धमनियां शरीर में पहुंचकर धमनिकाओं में विभाजित हो जाती, क्या होती हैं, धमनी शरीर में पहुंचेंगी, किस में विभाजित हो जाती, आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाती। क्या डिवाइड होंगी, आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाती है। उसको क्या कहते हैं, धमनिकाओं कहते हैं। क्या कहते हैं, धमनिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब हम नोट की बात करें तो नोट में पल्मोनरी धमनी, देखो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, उसमें अगर बात की जाए पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड बहता है, तो पल्मोनरी आर्टरी में हम बात करेंगे तो उसमें अशुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित रुधिर बहता है। पल्मोनरी धमनी, अगर पूछता है पल्मोनरी धमनी में कौन सा रुधिर प्रवाहित होता है, ऑप्शन देता है या वैसे पूछता है तो आपको याद रखना है अपने दिमाग में कि पल्मोनरी धमनी में यानी पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन रहित रुधिर प्रवाहित होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। कौन सा ब्लड प्रवाहित होता है, डीऑक्सीजनेटेड रुधिर प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त बोल सकते हैं, या ऑक्सीजन रहित रुधिर प्रवाहित होता है। 3 चीजें हमने बताई हैं। ठीक है, एक ही चीज है, नाम तो सबका सेम ही है। ठीक है, उसका मतलब ही ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है। समझे, समझ में आ गया, क्लियर है। ये एक्सेप्शन है, इसको पूछ लेता बच्चे क्या होता है, धमनी, धमनी का नाम, अरे शुद्ध रक्त बहेगा, इसी में आपको कंफ्यूजन करा देगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। नहीं, आपको याद रखना है कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे वेन की। ठीक है, वेन में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। क्या है हमारा, सिरा है, क्या है, सिरा है।
ठीक है, ये सिरा है, क्या है, सिरा है। इसमें कपाट भी पाए जाते हैं जिसको अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं। सेमी ल्यूनर वाल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार ऐसे वाल प्रेजेंट होते हैं। ऐसे वाल प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, ऐसे वाल प्रेजेंट होते हैं। तो ये फुल ओपन होते हैं, बंद होते हैं, ओपन होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, बेन है। इसको क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। तो सिरा की बात कर लें। सिरा में क्या होता है, कोशिकाएं विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित ब्लड लाती हैं और कहाँ पहुंचाती, हृदय। हृदय क्या करता है, उसको हमारे लंग्स के पास ले जाता है, वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होगा, फिर हमारे हृदय में ले आता है, फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन रहित ब्लड पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, ये क्रिया है। तो इसमें क्या होती है, जो सिराएं हैं वो क्या करती हैं, विभिन्न अंगों से खून को, रुधिर को हृदय तक वापस लाने का कार्य सिराएं करती हैं। क्या करती हैं, सिराएं करती हैं। सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ये सब क्या कार्य करती हैं, इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, ये सब क्या करती हैं, ब्लड को हृदय तक लाने का कार्य करती हैं, ठीक है। सिराओं में कौन सा रक्त बहता है, सिराएं में अगर बात की जाए तो अशुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन रहित युक्त बहता है, डीऑक्सीजनित ब्लड बहता है, ठीक है। और इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं, सेमी ल्यूनर वाल प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, ये क्या करता है, सेमी ल्यूनर वाल जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, ब्लड को क्या करता है, जैसे मान लो ब्लड ऊपर फ्लो किया, ठीक है, अब पैर से ब्लड आना है, सिंपल सी बात है भाई, वहाँ अंगूठे तक आपके एक एक उंगलियों तक ब्लड का सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो आप चल रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लड ऊपर को फ्लो किया तो फिर जैसे आप पैर नीचे रखोगे तो खून नीचे चला जाएगा, यानी रुधिर नीचे चला जाए। तो इसको रोकने के लिए, बैक फ्लो रोकने के लिए हमारे पास एक वेन में अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो ब्लड ऊपर चढ़ा तो ये क्या हो, खुले। अब ब्लड जैसे ऊपर गया तो क्या हो गया, ये बंद हो गया। अब जब बंद हो गए तो ब्लड नीचे नहीं आएगा, ठीक है। इसको ब्लड का बैक फ्लो रोकने के लिए हमारे पास अर्धचंद्राकार कपाट किसमें प्रेजेंट होती है, सिराओं में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमने बताया ना, एक ही डायरेक्शन में बहने के लिए बाध्य कर देती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये पूरी लाइनें हमने समझा दी हैं, यहाँ पे इसको डिस्कशन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम रीडिंग करके बता देते हैं और ये चीज़ें सारी हमने समझा दी है। जो हम समझा रहे हैं उसको अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, और अपने शब्दों में लिखा गया कोई भी चीज़ पे आपका मार्क्स कम नहीं होगा, ये याद रखना, क्योंकि जो यूनिक होता है, स्पेशल होता है, उसमें मार्क्स अच्छा मिलता है, ठीक है। सिराओं में कौन सा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहता है, और किसके कितना कम दाब के साथ बहता है, क्योंकि इसमें हृदय की पंपिंग कार्य तो करती नहीं वहाँ तक, ठीक है, ये मूव करता रहता है ब्लड, ठीक है। और ये क्या होता है, एक ही दिशा में बहने देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, सेमी ल्यूनर वाल जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, बैक फ्लो ना हो। और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। अब यहाँ पे फिर देखो एक्सेप्शन की बात हो रही है, ठीक है, एक्सेप्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक्सेप्शन की बात हो रही है। क्या कह रहा है कि पल्मोनरी सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन्स में कौन सा रक्त प्रवाहित होगा, वो पूछेगा क्वेश्चन में। एक देखो, वो अति लघु में पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें अति लघु की ही हैं, कि पल्मोनरी सिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो अगर पल्मोनरी सिरा की बात की जाएगी तो पल्मोनरी सिरा में आपके शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होगा, ना कि ऑक्सीजन रहित ब्लड होगा। पल्मोनरी सिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल कॉर्ड आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, ये सब क्या है, हमारी एक्सेप्शन है तीनों में, ठीक है। वहाँ पे अम्बिलिकल वेन होती है, उसमें क्या होता है, उसमें भी अम्बिलिकल वेन में क्या होता है, वहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड, अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता रहता है। अम्बिलिकल आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया, वो भी एक्सेप्शन ही है। उसमें वो कहाँ पढ़ते हैं हम, एम्ब्रॉनिक स्टेज में, जब एम्ब्रॉनिक चैप्टर आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता है, वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जब हम बात करते हैं उसमें
शिशु जब गर्भ में पल रहा होता है वहाँ की ये चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए लंग्स में तो दो एक्सेप्शन है हमारे, पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी की बात की जाए तो उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, और पल्मोनरी सिरा की बात की जाए तो इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, ठीक है। चलो इतना तो यहाँ तक क्लियर हो ही गया आप लोगों को। आप बात करेंगे केशिकाएं यानी कि ब्लड कैपिलरी की बात करेंगे, गुच्छा कैपिलरीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये जो हमारा गुच्छा ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 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 बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये हमारी क्या होती है? कैपिलरीज। क्या होती है? कैपिलरीज होती है। इनको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? हिंदी में क्या बोलेंगे? केशिकाएं। क्या बोलेंगे? केशिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केशिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केशिकाएं बोलेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा नेटवर्क लाइक जाल है ये क्या है? हमारा केशिकाएं है, ठीक है। समझ में आ गया? तो केशिकाएं की बात कर ली जाए तो केशिका धमनियां अंगों में पहुंचकर, यानी हमने बताया ना, आर्टरी धमनियों में, आर्टरी अंगों में पहुंचकर, आर्टरी बॉडी आर्गन तक पहुंचकर किस में डिवाइड हो जाती थी? आर्ट्रियोल में। उसको क्या कहते हैं? धमनिकाओं, ठीक है। क्या कहेंगे? धमनिकाओं। तो धमनियां अंगों में पहुंचकर धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, धमनिकाओं में टूट जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? बाद में ये शाखा प्रतिशाखा बनाते हुए अत्यंत पतली भित्ति वाली महीन शाखाओं का जाल बनाती, बताया नहीं? आर्ट्रियोल डिवाइड हो जाती, बहुत पतली पतली ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? जो बहुत पतली पतली ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगी ना ऐसे उलझी हुई, उनको हमने क्या बताया? केशिका कहते हैं, यानी कैपिलरी कहते हैं। हमने पहले ही समझा दिया था आपको बहुत अच्छे से। बाद में ये केशिकाएं एकत्रित होकर आपस में जुड़ती रहती हैं सिराकाओं, ठीक है, सिरकाओं या बेन्यूल्स, ठीक है, बेन्यूल्स में बदल जाती हैं। अब ये जैसे ये देखो ना, देखो ये हमारी आर्टरी किस में डिवाइड हुई? आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल में डिवाइड, आर्ट्रियोल बहुत पतली पतली ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर बना करके क्या हुई? बहुत पतली पतली ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर बना करके क्या हुई? बेन्यूल्स बनाई। बहुत सारी बेन्यूल्स मिल करके क्या बनाती हैं? वेन बनाती हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम समझा देते हैं खुद बना करके आप लोगों को, इससे और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। रेड वाला कहाँ गया अपना? रेड वाला ये हो गया। तो रेड वाले की बात की जाए तो ये क्या है हमारा? ठीक है, ये क्या है हमारा? आर्टरी यानी कि धमनी है। क्या है? धमनी है। अब ये क्या डिवाइड हो गए? किस में डिवाइड हो गए? बहुत सारी आर्ट्रियोल में। किस में डिवाइड हो गई? बहुत सारी आर्ट्रियोल में डिवाइड हो गई। अब क्या बनेगा? अब क्या बनता है? बहुत, अब ये किस में डिवाइड होगी? बहुत पतली पतली ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगी? बहुत पतली पतली भित्ति में डिवाइड होगी। अब ये क्या बनाएंगी? वेन्यूल्स। अब ये क्या होगा? आपस में जुड़ेंगी। अब आपस में जुड़ेंगी तो भैया इसको हम कौन से कलर से दिखा दें? हम आपको इसको येलो से दिखा दें। चलो येलो ही विजिबल है अच्छे से, है ना। तो अब ये क्या होगा? ये क्या किस में बन जाएंगी? वेन्यूल्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी? वेन्यूल्स बनाएंगी। अब वेन्यूल्स क्या होंगी हमारी? वेन्यूल्स जो हैं हमारी क्या बनाएंगी? एक वेन बनाएंगी। क्या बनाएंगी? वेन। समझ में आ गया? क्या बनाएंगी? वेन बनाएंगी। तो ये जो हमारी है ये वाली, ये क्या है हमारी? वेन है, वेन्स है। ये क्या है? वेन्यूल है। बहुत सारी वेन्यूल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? वेन्स बनाती हैं। और जो आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड होती है तो किस में जाती है? आर्टरी डिवाइड होकर आर्ट्रियोल में आती है। आर्ट्रियोल डिवाइड होकर के क्या बनाती है? बहुत पतली पतली शाखाएं बनाती हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है।
उसको वो फिर क्या होती है, वो बहुत सारी वो मिलकर के क्या बनाती हैं, बेन्योल बनाती है। बेन्योल जो इकट्ठा होकर के फिर बहुत सारी बेन्योल जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, बेंस बनाती हैं। समझ में आ गया ये सारी चीज़ें, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया अच्छे से कि सिरकाएँ कैसी बनती हैं, बेन्योल आर्टरी से आर्ट्रियोल कैसे बनता है, बेन्योल से बेंस कैसे बनती है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। कैपिलरी ब्लड कैपिलरी कैसे बनी। तो जब नेटवर्क लाइक जाल हो जाता है, बहुत सारी गुच्छे जाल बना लेते हैं आपस में, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिरकाएँ नहीं, सिरकाएँ नहीं, कोशिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकाएँ, कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, कैपिलरीज कहते हैं। समझ में आ गया, हमने समझा भी दिया। देखो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं और आपको हमने डायग्राम बना करके, स्ट्रक्चर बना करके बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा भी दी, एक एक पॉइंट क्लियर करा दिया बच्चों। आपको कोई दिक्कत ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए मन लगा करके, ठीक है। आपका काम क्या है, बहुत मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी खोलें और बैठे रह गए, हम पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। देखो ये सारी चीज़ें जिस फेज में आज तुम हो ना, उसी फेज से हम लोग भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आके यहाँ पढ़ाने लगे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें भी पता है, सब कुछ मालूम होते हुए हम आप लोगों को समझा रहे हैं। कोई भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा मत करो कि ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो। समझ में आ गया, बिल्कुल मत करो। अगर कर रहे हो तो आज ही से छोड़ दो। समझ में आ रहा है ना, अपनी ज़िंदगी का मजाक मत बनाओ। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हाँ हम बैठे पढ़ रहे हैं और लगे कि आप बस बुक खोले बैठे हैं सबको दिखाने के। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर पढ़ाई करनी है तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि जितना आप उस पढ़ाई में अपना समय लगाओगे, ठीक है, स्टडी में समय दोगे, वो सारी चीज़ें आपको रिटर्न ही मिलने वाली हैं, ठीक है। उसका 10 टाइम्स 100 टाइम्स जितना आज आप मेहनत कर लोगे, उसका 100 टाइम्स ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। समझ में आ रहा है। तो अपने साथ मजाक मत करो, सीरियसली पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है, फोकस हो करके, ठीक है, अपने टारगेट पे रहो, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ, अब बात करेंगे किसकी, ठीक है। हमारी किसकाएँ ख़त्म हो गई, तो अब हम बात करेंगे कि धमनी और सिरा में अंतर की बात कर लें। भाई जैसे आ जाता है कि पूछता है, चलिए बताइए धमनी और सिरा में अंतर लिखिए, ठीक है। तो धमनी और सिरा में अंतर लिखने के लिए आपको पता भी होना चाहिए। मान लो हमने बहुत सारी चीज़ें आपको धमनी और सिरा के बारे में बता भी दिया, फिर बच्चे कहते हैं सर आपने धमनी और सिरा भी नहीं लिखाया था। तो ये धमनी और सिरा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। धमनी सिरा के बाद हमारा क्या आएगा, ब्लड में कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा की बात करेंगे, सारी चीज़ें बात की जाएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। सीरम की बात की जाएगी, सारी चीज़ें बात की जाएंगी। समझ में आ रहा है। चलो धमनी और सिराओं में बात कर लेते हैं। धमनी और सिराओं में अंतर की बात करेंगे तो धमनी एक साइड हम क्या लिखेंगे, धमनी लिखेंगे, दूसरे साइड क्या लिखेंगे, सिरा लिखेंगे, ठीक है, बेंस लिखेंगे। समझ में आ रहा है। ऐसे लाइन खींच लो, एक साइड क्या लिखेंगे, धमनी लिखेंगे, एक साइड क्या लिखेंगे, सिरा लिखेंगे। चलो हम मार्क भी करेंगे, अंडरलाइन भी करेंगे और आपको एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। आप लोगों को काम क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। हम आपको टाइम देंगे, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। एक सेकंड, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिया है, तब ठीक है, आते हैं, पानी लेकर आते हैं। तो आ गए पानी पी के, पानी पी गिर गया। आप लोगों को लगे कि हाँ सर पानी पी के, पानी पी गिर गया, तो आप लोगों को लगना भी तो चाहिए कि सर पानी पीने गए थे, पता चले सर बहाना करके किसी काम के लिए नहीं, पानी पीने ही गए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आओ देखते हैं क्या धमनी और सिरा में अंतर, आ जाओ देखेंगे धमनी और सिरा में अब अंतर। तो धमनी और सिरा में बात करें तो धमनी और सिरा में अंतर की बात करेंगे तो धमनी क्या होती है, इनमें रुधिर क्या होता है, हृदय से अंगों तक, रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। इसमें क्या होगा, रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जबकि सिरा की बात करें तो सिरा में क्या होता है, रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। धमनी में हृदय से अंगों की तरफ बहता है और सिरा में अंगों से हृदय की तरफ बहता है, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया।
हृदय की धड़कनों के कारण रुधिर में धड़कनों के कारण रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दाब के साथ बहता है। क्या होता है? हृदय की धड़कनों के कारण, तेज बहाव के कारण ब्लड रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है, जबकि सिरा में ऐसा कुछ नहीं है। सिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है, क्योंकि इसमें उतना दबाव पड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है? धमनी की बात करें कि इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा कम लचीली होती। क्या होती है? इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी मतलब ज़्यादा थिक होती हैं और कम लचीली होती हैं। मान के स्ट्रेचबल कम होती है, लचीलापन कम, स्ट्रेचबल। समझ में आ गया? और सिरा की बात करें तो इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली व अधिक लचीली होती है। धमनी की बात करें, इनकी गुहा सक्रिय होती है, जो इनर स्पेस होता है नैरो होता है, जबकि सिरा की बात करें इनमें गुहा चौड़ी होती है, जो इनर स्पेस होता है वो इनमें ज़्यादा होता है कंपेयर टू आर्टरीज। समझ में आ गया? ये खाली होने पर भी नहीं चिपकती है। धमनी क्या होता है? खाली होने पर भी नहीं चिपकती है, जबकि सिरा है ये खाली होने पर क्या होती है? चिपक जाती है। ठीक है, क्या होती है? चिपक जाती हैं। और पल्मोनरी धमनी की बात की जाए तो पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन रहित बहता है। क्या हमने बताया था कि पल्मोनरी धमनी में ऑक्सीजन रहित ब्लड बहता है और बाकी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त बहता है। ठीक है, और पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराओं में अशुद्ध ऑक्सीजन रहित बहता है। अभी मैंने बता दिया। आर्टरी में कपाट यानी वाल्व नहीं होते हैं। वेन में या सिरा में क्या होती है? कपाट प्रेजेंट होती हैं। बात करें कि धमनी का तो गुलाबी रंग चटक लाल होता है, जबकि सिरा की बात की जाए तो नीले बैगनी रंग की होती है, बैगनी रंग की होती है। ठीक है, यह प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं। जो हमारी आर्टरी होती है, धमनी होती है, त्वचा से दूर गहराई में होती है, जबकि यह प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती है। समझ में आ गया? ये हमारा धमनी और सिरा का अंतर है। अभी तक हमने इतनी सारी पॉइंट क्लियर की हैं, एक एक पॉइंट का एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों का टॉपिक। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करिए। अगर समझ में आया है तो रेड कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा कम रेड करिएगा, पर रेड करना है। समझ में आ गया? सीधी बात। अब बात करेंगे हमारा प्लाज्मा कंटेंट। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। कितना परसेंट? 55%। ठीक है, 55% हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा येलोई सब्सटेंस होता है, हल्का क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है, स्लाइडली एल्कलाइन होता है। तो हमारा ये जो ब्लड में ये जो पीला पीला वाला है ना, हम पीला ही यूज करेंगे। ये जो पीला पीला वाला है, ये सब्सटेंस, ये वाला, ये जो पीला पीला वाला है, ये हमारा क्या है? येलो वाला क्या है? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, येलो वाला जो है ये क्या है? इसको हम लिखते हैं, क्या है हमारा? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। समझ में आ गया? और यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये जो अपना देख रहे हो ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। वाइट ब्लड कहाँ गया है? वाइट ब्लड ये रहा, टिंगू, ये जो टिंगू वाला बना है, ये देख रहे हो, डेंजर सोल्जर बने, ये हमारी टिंगू है। नहीं, ये तो हमारी प्लेटलेट है शायद। हो भाई, ये हमारी प्लेटिलेट हैं, टिंगू प्लेटिलेट हैं। ये वाइट ब्लड ये है, ये देखो किडनी से, फलनवा से, ढमकवा से भी ये हैं। समझ में आ गया? सेप ये है। समझ में आ गया? और ये जो अपनी ऐसे रेड वाली बनी, कहाँ हमारी रेड ब्लड सेल है, यानी कि आरबीसी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। ये जो देख रहे हो टिंगू वाले हैं, हमारी प्लेटलेट्स हैं। क्या है? ये हमारी प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कवर होगी। एक एक स्ट्रक्चर अभी और बताया जाएगा, बहुत डिटेल से बताया जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? ये हल्का क्या होता है? ये प्लाज्मा की बात करें तो ये हल्का पीले रंग का, हल्का क्षारीय एवं निर्जीव तरल है। ठीक है,
येलोइश सब्सटेंस होता है, पीले रंग का होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ब्लड का लगभग 55%, ब्लड का अकेले सोचो, ब्लड का अकेले 55% होता है प्लाज्मा हमारे शरीर में, ठीक है। ब्लड का यानी खून का अकेले 55% हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है। क्या होता है? 55% प्लाज्मा होता है हमारे रुधिर का, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या होता है? 90% भाग जल होता है, यानी 55% को हम 55% हमारे पे पाया जाता है, तो इसमें 55% का 90% में क्या क्या होता है? केवल जल प्रेजेंट होता है। क्या? जल प्रेजेंट होता है। 7% प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, 0.9% साल्ट होता है, 0.1% हमारा ग्लूकोज होता है। ये क्या प्लाज्मा कंटेंट है, इसको क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा कंटेंट, ठीक है। समझ में आ गया? अब प्लाज्मा के कार्य की बात किया जाए तो प्लाज्मा के कार्य जो हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की बात की जाए तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। कि भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? मेन कार्य भोजन, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? हमारे प्लाज्मा के द्वारा होता है। शरीर में पानी की मात्रा तथा ताप को भी नियंत्रित करता है, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट, ठीक है। शरीर में जब मेंटेन कौन करता है? पानी की मात्रा को भी मेंटेन करता है तथा ताप पर भी नियंत्रित करता है। घाव को भरने में सहायक होता है। प्लाज्मा क्या होता है? हमारा घाव को भरने में सहायक होता है, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मा हो गया। अब प्लाज्मा हो गया तो हम प्लाज्मा के बाद किसकी बात करेंगे? सीरम की। सीरम में क्या होता है कि प्लाज्मा से फिब्रियोजेन प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन है? फिब्रियोजेन प्रोटीन है। इसको अगर निकाल लिया जाए तो शेष जो बचता है प्लाज्मा में से सीरम बचता है, उसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, ब्लड सीरम बोलते हैं, ठीक है। सीरम क्या होता है? अगर देखो अति लघु उत्तरीय में पूछता है कि सीरम क्या होता है, आप इसकी परिभाषा बताइए, तो सीरम वह है कि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल ली जाती है तथा शेष प्लाज्मा में बचा हुआ पदार्थ या शेष प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। इसमें से प्रोटीन, अगर प्लाज्मा से फिब्रिनोजन प्रोटीन निकाल ली जाती है तो जो बचता है प्लाज्मा, उसको हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। यानी कि प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन प्रोटीन, तो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। प्लाज्मा से प्रोटीन निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। बचा पदार्थ को हम सीरम कहते हैं। अब बात करेंगे कि रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स की बात कर लेते हैं। ब्लड का 45% भाग ब्लड सेल्स का होता है। कि क्या होता है? ब्लड सेल्स का होता है। ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड का 45% भाग हमारा उसमें क्या होता है? ब्लड सेल्स का होता है। ब्लड सेल्स प्रेजेंस होती है 45% में, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब हम बात कर लेंगे कि ब्लड कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स की बात कर लेंगे। समझ में आ गया? देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं भाई, एकदम हिंदी में भी पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य है, समझ रहे हो। तो थोड़ा इंग्लिश तो यूज करते ही हैं हम। समझ में आ रहा है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? देखेंगे 3 कोशिकाएं हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 3 कोशिकाएं हमारे रुधिर या रक्त में प्रेजेंट होती हैं। पहला हमारा है पहला हमारा आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स, जिसको आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। और आरबीसी का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। कौन सा नाम है? इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और एक आती है प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, जिसको हम इंग्लिश में बिंबाणु, हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं। लेकिन कॉमन नेम उसका प्लेटलेट ही सही है, क्योंकि उसको सब लोग प्लेटलेट्स से ही जानते हैं, बिंबाणु से कोई नहीं जानता भैया, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं कि जो मेगाकैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? बिंबाणु बोलते हैं। ये आपको यहाँ तक इस क्लास 10 में तो कोई आपको बताने वाला नहीं है कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन जो मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं उसके फ्रेगमेंटेशन के टूटने, यानी मेगाकैरियोसाइट के छोटे छोटे टुकड़े टूटने से बनती है। ये आपको यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, बट हमने बता दिया है, तो आप इसको याद रखिए। मतलब कि इस पर चर्चा करने की यहाँ पे आवश्यकता
नहीं है, ठीक है। थ्राम्बोसाइट्स, तो हम प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्राम्बोसाइट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्राम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। और जो अभी हमने फिब्रिनोजेन प्रोटीन देखा था कि प्लाज्मा से अगर फिब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल ली जाए तो क्या बनता था हमारा सीरम। और आप लोगों ने पूछा भी नहीं कमेंट करके कि सर ये फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। तो ये जो फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता है ये हम बता देते हैं, ये क्या होता है? ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है। ब्लड का थक्का, भाई ब्लड क्लॉटिंग कराने में ये जो प्रोटीन है ये मदद करता है। इसके कई, देखो ये कई फैक्टरों पे होता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये 13 फैक्टर होते हैं इसमें। कौन कितने? 13 फैक्टर होते हैं। सारे फैक्टरों को इन्वॉल्व होना पड़ता है ब्लड क्लॉटिंग में। लेकिन ये जो प्रोटीन है फिब्रिनोजेन प्रोटीन, आप इसको कॉमनली बोल सकते हैं कि हाँ ब्लड का थक्का जमाने के में मदद करता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आप एक एक चीज़ें की बात करेंगे कि सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? आरबीसी की, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आरबीसी की बात करेंगे। अब चलो भैया जल्दी जल्दी आरबीसी की बात कर लें, फिर डब्ल्यूबीसी की बात कर लें, फिर प्लेटलेट्स की बात कर लें, फिर हम रुधिर के कार्य देख लेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक उसमें दिया हुआ है ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग का, यानी कि ब्लड डोनेशन का, वो भी देख लेते हैं। जल्दी से ख़त्म करते हैं, है ना। 1 घंटे होने वाले हैं, चलो 10-15 मिनट और लगेगा, ख़त्म करते हैं फिर। तो लाल रुधिर कणिकाएं की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल्स है जो आरबीसी या इरिथ्रोसाइट, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? आरबीसी। ये कौन सी है? ये देखो, ये आरबीसी हमारी बाई कानकेव, ये क्या है? ये आरबीसी है। क्या है? आरबीसी है। तो निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो, हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं प्रेजेंट होता। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, यानी कि क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रक नहीं पाया जाता, एक्सेप्ट कैमल। कैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, कैमल की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। ये जरूर याद रखना। ऑक्सीजन वाहक का कार्य करती हैं। जो आरबीसी होती है वो किसका कार्य करती हैं? ऑक्सीजन वाहक का कार्य करती हैं। ऑक्सीजन किसके रूप में जाता है? HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है आरबीसी में। जो आरबीसी है Hb है, हीमोग्लोबिन है। आरबीसी में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है, क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। इससे कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है? 97% ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है। समझ में आ गया? आरबीसी की बात की जाए तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल है 120 दिनों का होता है। कितने? 120 दिनों का होता है। उसके बाद क्या होता है? इनका स्प्लीन, यानी लीवर और स्प्लीन इनका क्या है? कब्रिस्तान है। वो स्प्लीन में इनका क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है, ठीक है। और बात करें कि इनकी संख्या तो पुरुषों में 50 से 55 लाख होती हैं, ठीक है। आरबीसी मतलब आरबीसी कितनी होती है? 50 से 55 लाख। महिला में 45 से 50 लाख, ठीक है। 5 लाख कम होती है महिलाओं में पुरुषों में, पुरुषों की अपेक्षा। निर्माण में सहायक क्या? प्रोटीन, मतलब आरबीसी क्या होती है? विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ये सब क्या होती है? आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। कौन कौन सी? प्रोटीन हो गई, विटामिन B12 हो गया, और फॉलिक एसिड, ये सब क्या है? आप देखिए जब हमको एनीमिया होता है या ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर क्या देता है? विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ठीक है। सिरप देते हैं ना, आयरन कंटेनिंग सिरप देते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है फेरस, देखा होगा पढ़ना कभी, उसमें फेरस होता है। ये सब क्या है? आयरन कंटेनिंग, ठीक है, चीज़ें हैं जो हमारे क्या करती हैं? आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं। समझ में आ गया? तो प्रोटीन हो गया, विटामिन B12 हो गई एंड फॉलिक एसिड हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। और इनका मृत्यु कहाँ होता है? लीवर और स्प्लीन में। क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान। समझ में आया? आरबीसी समझ में आ गई एकदम से क्लियर। अब भैया आरबीसी के क्या बच्चे हैं? आरबीसी के कार्य बच्चे हैं भैया, फंक्शन ऑफ कार्य, फंक्शन ऑफ कार्य नहीं, मतलब आरबीसी के कार्य। समझ में आ गया? तो बात की जाए आरबीसी भ्रूण अवस्था में कहाँ बनती है, तो आरबीसी भ्रूण अवस्था में लीवर और स्प्लीन में बनती है। क्योंकि जब उस समय जब आरबीसी का निर्माण होता है तो हमारे पास हृदय नहीं होता है, ठीक है, उसको प्रवाहित कराने के लिए, या बोन मैरो। देखो हृदय तो पहले बन गया, अब भैया नहीं, हाँ हृदय तो होता है। देखो सबसे पहले क्या बनेगा? फर्स्ट मंथ में हृदय ही बनता है। अब हृदय बन गया भैया, अब उसको चाहिए क्या? खून। हमको पंप करना है, क्या करना है? हमको पंप करना है भैया। पंप करने के लिए क्या चाहिए? आरबीसी। अब क्या करेंगे? आरबीसी चाहिए, खून चाहिए। अभी कहाँ बनेगा भैया? अब हम तो बड़े तो हुए नहीं हैं, हमारे पास बोन मैरो है नहीं। क्या नहीं है? बोन मैरो नहीं है, तो बनेगा कहाँ पे?
अब हमारे साथ भाई साहब आ गए जिगर, यानी लीवर आ गया हमारे पास। अब लीवर क्या है भैया, लीवर कहेगा भैया हम ही बनाते हैं फॉर्मेशन, तब तक तुम्हारा करते हैं, जब तक बोन मैरो तुमको नहीं मिल जाती है तब तक हम ही आरबीसी बना के देंगे। और स्प्लीन भी बोलता है बेटे बड़े हो गए ना तो हम ही तुमको खाएंगे, समझ में आ गया, मारेंगे। अभी फिलहाल हम बना के तुमको देते हैं, क्या ले जाओ आरबीसी बना के दे रहे हैं, समझ में आ गया। तो इम्ब्रॉनिक स्टेज में जो होती है आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, लीवर में होता है और स्प्लीन में भी होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीम होता है, हीम के कारण ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। हीम हमारा आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिसके कारण ब्लड हमारा लाल होता है। ऑक्सीजन आरबीसी ऑक्सीजन वाहक का कार्य करती है, समझ में पहले बता दिया। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, बता दिया। 97% ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, समझ में आ गया। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड हीमेटिन यानी कि हीम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं, ठीक है, हीम बोलते हैं। CO2 को वापस लाने का काम भी आरबीसी करती हैं। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाती है, ठीक है। सो रहे तो ब्लड का उतना काम होता, ऑक्सीजन का काम होता नहीं, तो थोड़ा डाउन हो जाती है फॉर्मेशन। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी में 30% की वृद्धि होती है। हाई एल्टीट्यूड पर एरेथ्रोपोयोसिस होती है, क्या बोलते हैं उसको, एरेथ्रोपोयोसिस बोलते हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है जिससे चेहरे और स्किन पर रेडनेस आ जाती है, समझ में आ गया। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग की बात करेंगे तो एनीमिया है, जॉन्डिस है, दो होते हैं। एनीमिया हमारा आरबीसी की कमी से होता है, जॉन्डिस भी आरबीसी के ब्रेकडाउन से होता है जब उससे टॉक्सिक मटेरियल निकलता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें भी ब्लड की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हमारे पास शायद होगा WBC, हमारे सोल्जर्स, हमारी बॉडी के रक्षक, ठीक है, सारी चीज़ों से रक्षा करने वाले आ गए भैया, हमारे सोल्जर आ गए, शरीर के सैनिक प्रहरी, समझ में आ गया। ये जो सफ़ेद का देख रहे हो ना, ये गुलवा, ये हमारा का भैया, ये श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं, कहाँ हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, ये श्वेत रुधिर कणिकाएँ देखो ब्लड में प्रेजेंट है भैया। ये आरबीसी मान लो 600 आरबीसी प्रेजेंट है तो 600 आरबीसी पे एक ठो होता है बेचारा, समझ रहे हो, एक ठो होता है सैनिक। 600 आदमी पे एक सैनिक है भैया, यहाँ पे 600 भैया आदमी काम कर रहे हैं तो एक सैनिक आ रहा है, कौन सा, देखने के लिए WBC क्या कर रहा है, देखने के लिए भैया कोनो चोर चुहारी तो नहीं घुसाया ब्लड में। अब अगर मान लो घुसाया तो हम मारेंगे, अगर नहीं मार पाए तो क्या कहते हैं, जाके वहीं फट जाता है। जैसे सैनिकों होता है ना, फंस गया तब क्या करेगा भाई, अब नहीं मार पा रहे हैं, अब हमारे पास एक ठो बम है, अब बम है तो क्या करेंगे, उसको हम फटा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर पे यही होता है ना, तो इसमें भी यही है, क्या करता है, जब WBC किसी मतलब बैक्टीरिया को, पैथोजन को नहीं मार पाता है तो क्या करता है, उस पर जाके अटैक करता है और अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। क्या करता है, ब्लास्ट कर देता है, किसमें, बैक्टीरिया के ऊपर, या कोई वायरस आ रहा है, उससे लड़ रहा है, अब नहीं कंट्रोल कर पा रहा तो वायरस क्या करेगा, ब्लास्ट कर देता है अपने आप को, खुद को ब्लास्ट कर देता है। जब ब्लास्ट होता है तो क्या होती है, वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इससे हमारे शरीर की रक्षा करता है, क्या करता है, रक्षा करता है। WBC हमारे शरीर की रक्षा करने में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, समझ में आ गया। तो ये केंद्रक रंगीन तथा अमीबा के समान अनियंत्रित आकार की होती हैं। जो WBC की मूवमेंट होती है और वो क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस होती है, ठीक है। अमीबा के भांति मूवमेंट करते हैं, जैसे अमीबा का मूवमेंट था ना वैसे करते हैं, समझ में आ गया। ब्लड में इनकी संख्या सबसे कम और आकार में सबसे बड़ी होती है, पता नहीं। देखो ये आरबीसी छुटकू सा है, आरबीसी हमारा कितना है, छुटकू सा है, और हमारा WBC क्या, बड़ा, समझ में आ गया। इसके कंपैरिजन तो बहुत बड़ा है आरबीसी के कंपैरिजन में, समझ में आ गया। तो अगर बात की जाए इसका भी निर्माण क्या होता है, बोन मैरो में होता है और कभी कभी लीवर स्पिन में भी होता है, ठीक है। जीवन काल की बात करेंगे तो इसका जीवन काल भाई जनरली 1 वीक बोलते हैं, लेकिन 2 से 4 दिन, 2 से 5 दिन, मान लो अगर कोई पैरासाइट आ गया या कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई वायरस आ गया तो भाई इसका तो कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि उसको मारने के लिए भैया, वायरस को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए खुद मर जाएगा, ये होता। हम खुद मर जाएंगे बेटा, मगर तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, शरीर की रक्षा और हिफाजत। हमको देखो हिफाजत करने का काम मिला है तो हम हिफाजत जरूर करेंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये WBC वैसे है, हमारे शरीर के लिए कौन सा कार्य करता है, सैनिक का कार्य करता है।
भाई इसको मिलिट्री भी बोल सकते हो, हमारे शरीर का एक मिलिट्री है, यानी कि सैनिक है। समझ में आ गया? तो इनका मतलब मृत्यु कहाँ होती है? ब्लड में ही मर जाते हैं, ठीक है। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 है। अभी बताए ना, 600 आरबीसी हैं, 600 आदमी काम कर रहे हैं, तो एक सैनिक देख रहा है। समझ गए? कहने का मतलब यही था कि 600:1, 600 आरबीसी होंगी तो हमारा एक डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, और इसकी संख्या मान के चलो 5000 से 10,000 के बीच में होती है। वाइट ब्लड सेल की 5000 से 10,000 के बीच में होती है। 5000 हमने जनरली बताया ना, 6000 से 10,000 प्रति घन मिली होती है, ठीक है। ये क्या है? हमारी डब्ल्यूबीसी। क्या है? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के रक्षा, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी बूस्टर, ये सब है। समझ में आ गया? तो ये रोगाणु व जीवाणु को भक्षण करके रोगों से बचाव करती है। अभी हमने क्लियर कर दिया भैया। इनको शरीर के प्रहरी या सैनिक भी कहते हैं। अभी बताना, इनको हम शरीर के सैनिक भी कहते हैं, प्रहरी भी कहते हैं, सुरक्षाकर्मी भी कहते हैं। हमारी सुरक्षा करते हैं, खुद मर जाएंगे लेकिन आपको कुछ होने नहीं देंगे, ये ऐसे हैं। समझ में आ गया? इनकी संख्या कितनी होती है? 6 से 10,000 प्रति घन मिली होती है। डब्ल्यूबीसी की सहायता से जख्म जल्दी भर जाते हैं। क्या होता है? जख्म जल्दी भर जाता है। किसकी सहायता से बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी की सहायता से जख्म जल्दी भर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल सेल्स का बना होता है। न्यूट्रोफिल सेल्स का बना होता है। कितना? 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स का प्रेजेंट होता है। और न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं? इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं। इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं। समझ में आ गया? न्यूट्रोफिल्स रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। इम्यूनिटी बूस्टर भी होती हैं। फैगोसाइटोसिस करती हैं। क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस करती हैं। एक न्यूट्रोफिल हो गया, और मोनोसाइट्स ये क्या करती हैं भैया? ये करती ये है कि कोई चीज़ें आई, उनको भक्षण करेंगे हम भैया, खाएंगे, तुम आ रहे हो हमको नुकसान पहुंचाने, हमारे शरीर की दशा बिगाड़ने आ रहे हो, तो हम क्या करेंगे भैया? हम तुमको छोड़ेंगे तो है नहीं, हम तुम्हारा भक्षण कर लेंगे। तो भक्षण करने की क्रिया को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। समझ में आ गया? और ये क्या काम, किसका काम होता है? न्यूट्रोफिल्स का कार्य होता है। समझ में आ गया ना? चलो अब प्लेटलेट्स देख लेते हैं फट से। प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। तो ये बनावट उभयोतल बाई कॉन्वेक्स तस्तरी नुमा होती है। क्या होती है? ये देखो तस्तरी नुमा। अच्छा हम हट जाएं तब आपको दिखाएं। देखो ये जो हमारी है, ये ऐसे टिंगी टिंगी वाली, इसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स है। ये क्या है? हमारी प्लेटलेट्स है, बिम्बाणु हैं। ये इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिम्बाणु हैं। क्या है? बिम्बाणु हैं। ये हमारी क्या है? बिम्बाणु हैं। समझ में आ गया? चलो आओ अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो प्लेटलेट्स, अच्छा एक चीज़ें हम यहीं पे पहले लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी के बाद कौन सा आएगा? प्लेटलेट्स, आएगा हमारा डब्ल्यूबीसी। आरबीसी से संख्या में कम कौन से हैं? प्लेटलेट का में प्लेटलेट्स की संख्या में सबसे कम कौन है? डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। ये हम कहना चाह रहे थे। समझ में आ गया? सीक्वेंस पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए, फिर पता चले आपको सीक्वेंस ही नहीं याद है, सर ने बताया भी नहीं है, आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इससे अच्छा कि हम आपको बता दें। समझ में आ गया ना? तो इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख होती है। 1.5 लाख से 4.5 लाख हमने लिखा है। समझ में आ गया? इनकी संख्या कितनी होगी? 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख के बीच में होगी, या 1.5 से 5 लाख के बीच में मान के चलो, ठीक है। तो इनको कम हो जाएगी, क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। कम होने की स्टेज में क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये कम कब होती हैं? चिकनगुनिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, आपको बुखार होने लगा तो ये डाउन हो जाती हैं, ठीक है। ये केवल मनुष्यों एवं अन्य स्तनधारियों के ब्लड में पाया जाता है। क्या होता है? ये केवल मनुष्यों एवं अन्य स्तनधारियों के ब्लड में पाया जाता है। समझ में आ गया ना? इनका केंद्र, इनमें केंद्रक नहीं होता। इनका भी निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो बात करेंगे तो जीवन काल 3 से 5 दिन तथा इनकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। कहाँ होती है इनकी मृत्यु? स्प्लीन में होती है। और जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन का होता है। रुधिर स्कंदन, इनका भी प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि खून का थक्का बनाने में काम आते हैं, मदद करते हैं। समझ में आ गया?
ये भी खून का थक्का यानी रुधिर स्कंदन के काम में आते हैं। और प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग, चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, पता नहीं डेंगू बुखार हो गया, ठीक है, या नॉर्मली बुखार हो गया। नॉर्मली बुखार में भी क्या होता है, हमारी प्लेटलेट डाउन हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा जस्ट हम बात कर लें रुधिर के कार्य, बस हम समाप्ति की ओर हैं। रुधिर के कार्य और एक छोटा सा ब्लड ट्रांसफ़र यानी ब्लड डोनेशन का जो रेसिपिएंट और डोनर मैचिंग है, वो कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको टेबल दे देंगे, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना। तो रुधिर के कार्य बात करेंगे। अब रुधिर का कार्य क्या है, फेफड़ों से उत्को तक ऑक्सीजन का परिवहन करना, पहले ही बता दिया। विभिन्न उत्कों से कार्बन डाइऑक्साइड एकत्र करके उनको फेफड़ों तक परिवहन करना, ये भी हमने आपको समझा दिया। इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको आपको समझाने के लिए बचा हो। ठीक है, उपापचय में बने विषैले हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके उपयोगी बनाने में एक क्षेत्र में भेजना। भाई जैसे मान लो अमोनिया बना, वो भी हाईली टॉक्सिक है। सारी चीज़ें जैसे मैंने कोई सब्सटेंस बना है हाईली टॉक्सिक, उसको क्या करना है, लीवर में भेजना। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, विषैले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, विषैले पदार्थों का सफाई करता है और उचित स्थान पे फिर भेज देता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन हेतु वृक्कों तक पहुंचाना, यानी अब अमोनिया कन्वर्ट यूरिया में, अब यूरिया कहाँ जानी है, हमारे वृक्कों तक यानी गुर्दों तक जानी है। वो ये ठीक है, ब्लड का ये कार्य भी ब्लड ही करता है। समझ में आ गया। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स एंजाइमों का परिवहन करना, हार्मोन्स और एंजाइम का भी ट्रांसपोर्ट क्या कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड ही कैरियर है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या वाहक है, इसको कह सकते हो। ठीक है, छोटी आंत में पांचित भोजन पदार्थों का अवशोषण भी रक्त प्लाज्मा द्वारा होता है, जिससे यकृत और विभिन्न ऊतकों में भेज दिया जाता है। समझ में आ गया। ये कार्य किसका है, ब्लड का ही है। सारे कार्य ब्लड के ही। शरीर के समस्त अंगों तक ताप संतुलित कर लगभग समान बनाए रखने का दायित्व ब्लड का कार्य होता है। रुधिर की स्वेद रक्त कणिकाएं हानिकारक बैक्टीरिया, मृत कोशिकाओं तथा जीवा रोगाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है। ये भी कार्य किसका है, ब्लड का ही है। ये भी कार्य किसका है, ब्लड का ही है। फिब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त में उपस्थित होती है, जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर करा दी हैं। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कवर ना हुआ हो और बताया ना गया, एक्सप्लेन ना किया गया। ठीक है, आ जाओ अब हम बात कर लेते हैं सीधे इसके रुधिर समूह को, ब्लड ग्रुप को। ठीक है, सभी व्यक्तियों का रुधिर एक समान नहीं होता है। क्या होता है, सभी व्यक्तियों का रुधिर एक समान नहीं होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के रुधिर की लाल कणिकाओं में प्लाज्मा के द्रव्य के सीरम में विभिन्न प्रकार के चिपकने वाले तत्व होते हैं। इसी के आधार पर रक्त को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। हमारी रुधिर पर, ब्लड पर एंटीबॉडी और एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसके आधार पर हमें इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला देखो, हमारे पास सबसे पहला कौन सा ग्रुप है, ए ग्रुप है। फिर आता है हमारे पास बी ग्रुप है, प्लस ए बी ग्रुप है और ओ ग्रुप है। तो हम बात करेंगे ये वाला ग्रुप किसको दे सकता है ब्लड। तो ये वाला ग्रुप अगर ब्लड देगा तो ये वाला ग्रुप ब्लड देगा तो ये वाले को दे सकता है, तथा वो वाले को दे सकता है। ये वाला किसको दे सकता है, ये वाला दे सकता है ये वाले को और वो वाले को। और किसको नहीं दे सकता, बी वाले को और ए बी वाले को, ये नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर बी की बात की जाए तो बी वाला बी को दे सकता है, वो को दे सकता है। और जिसको नहीं दिया जाएगा वो ये वाले को तथा ए बी वाले को। ग्रुप ए बी की बात की जाए तो ए बी वाला किसको दे सकता है, ये वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, वो वाले को दे सकता है। को चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सबको चढ़ाया जा सकता है, ये भी। ठीक है, समझ में आ गया, सबको चढ़ाया जा सकता है। और वो वाले की बात की जाए, वो वाला भैया क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। क्या है हमारा, वो ग्रुप जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सर्वग्राही है। और यूनिवर्सल डोनर की बात की जाए तो यूनिवर्सल ये भी जो है यूनिवर्सल डोनर है, यानी जो हमारा ये भी ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सभी को डोनेट कर सकता है। जबकि यूनिवर्सल नहीं, हाँ ये भी, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये भी जो हमारा है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी कि यूनिवर्सल सर्वग्राही है। ये भी वाले को आप कोई भी ब्लड दे सकते हैं। ठीक है,
बट अगर बात की जाए वो वाले को, तो वो वाला जो है यूनिवर्सल डोनर, ये सर्वदाता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। स्पेशली अगर नेगेटिव पॉजिटिव में बात की जाएगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव में अगर बात की जाएगी तो वो नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो वर्ग ओ की बात करेंगे, ग्रुप ओ की बात करेंगे, तो वो वाले को ही चढ़ाया जा सकता है तथा किसको नहीं चढ़ाया जाएगा, ये वाले को, बी वाले को तथा ये बी वाले को। समझ में आ गया। वो वाला यूनिवर्सल डोनर है भैया, वो सबको दे देगा, बगल लेगा किसी से नहीं, हम नहीं लेंगे यहाँ, हम वो वाले से ही लेंगे। समझ में आ गया। ऐसा नहीं है, हम अपना ग्रुपिंग मेंटेन करके रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लाए और चढ़ा दें, हम अपना वाला ही लेंगे। ये देखो, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। समझ में आ गया कौन कौन सा किसको चढ़ाया जा सकता है। समझ में आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। समझ में आ गया ना। अब हम बात करेंगे कल जो हमारा है टारगेट, दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन के बाद हम पढ़ाएंगे आपको मानव हृदय। क्या पढ़ाएंगे कल? मानव हृदय पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा कल का टारगेट है, टारगेट नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम कल पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तब तक चलो प्यारा सा थैंक यू आप लोगों को, और दो चार कुछ लाइनें भी सुना दी जाएं आप लोगों को। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, क्लास की समाप्ति करते हैं। आज शायद क्लास का टाइमिंग भी ज़्यादा हो गया है ना, तो कोई नहीं, अच्छे से आप लोगों को समझ में आए, बस यही उम्मीद है। समझ में आ रहा है ना। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, ये हमारी कोशिश है। ठीक है, आप बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकें, ये भी हमारी कोशिश है। हम आप लोगों के लिए जितना हो सकता है ना बच्चों, वो करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा करिए, आप लोग भी थोड़ा प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, लाइक भी करते रहिएगा और हर बच्चे को सजेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको पैसा भी नहीं खर्च करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिलेगा। जब भी हम आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ना, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही एजुकेशन दिया जाएगा। हम आएंगे जब भी इस चैनल पे हमें पढ़ाते पाओगे आप, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पाओगे। ठीक है, इसमें आपका कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना। हम आप लोगों के लिए हमेशा ये वादा करते हैं। ठीक है, तो सुना दें आप लोगों को भी, चलो सुन लो। खुशी खुशी निकले थे घर से, कि खुशी खुशी निकले थे घर से, किसको पता था कि ये हादसा होगा। कि खुशी खुशी निकले थे घर से, किसको पता था ये हादसा होगा। जितने भी दिन हैं जी भर के जी लो, कि जितने भी दिन हैं जी भर के जी लो, क्या पता कौन सा दिन आखिरी होगा। कि क्या पता कौन सा दिन आखिरी होगा। तो बेटा किसी से भी नाराज़गी नहीं रखनी है। अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाती है ना, तो उसे माफ़ करना सीखो। ठीक है, और कितना भी समय लगे पर किसी से द्वेष भावना मत रखना, उससे आप माफ़ी ज़रूर मांगना। जितना भी समय आपको मिले अपनों के साथ रहने का, खुश रहने का, व्यतीत करने का, सारी टाइम का एंजॉय करिए। फिर वो समय आपको फिर लौट कर नहीं मिलने वाला है। जो आज समय बीत जाएगा ना बेटा, वो कभी फिर वापस नहीं आता। तो आप अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, समझ में आता है, तो किसी से आपको नाराज़गी भी नहीं रखनी है, किसी के प्रति द्वेष भावना भी नहीं रखनी है। ठीक है, और हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार के साथ टाइम व्यतीत करिए, क्योंकि क्या पता कौन सा पल किसके लिए आखिरी हो। ठीक है, तो एक दूसरे की बातों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है और अपने लक्ष्य के लिए हमेशा अग्रसर रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बस हम इतना ही कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलो थैंक यू बच्चा लोग, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ऐसे ही, और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा होगा डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट और लिम्फ। ठीक है, मिलते हैं कल।